24 कारतूस बरामद किया गया है। इसके साथ एक हैंड ग्रेनेड, 2 किलो गांजा भी मिला है। अवैध हथियारों का यहां धंधा चल रहा था। मनेर में एक पोल्ट्री फार्म से हथियार मिले हैं। हिरासत में कुछ संदिग्ध लिए गए हैं जिनसे पूछताछ हो रही है। पटना पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। इसी बीच मनेर थाना को 31 तारीख को आज अर्ली मॉर्निंग सूचना प्राप्त हुई कि व्यापुर बगीचा में एक मुर्गी फार्म में कुछ हथियार रखा हुआ है। इसका सूचना का सत्यापन के लिए एसपी दानापुर 2 मिस्टर पंकज के नेतृत्व में टीम द्वारा रेड किया गया, जिसमें से 3 राइफल, 24 जिंदा कारतूस, एक हैंड ग्रेनेड और करीब 2 किलो के आसपास गांजा, ये जो व्यापुर बगीचा में जो मुर्गी फार्म है उधर से बरामद किया गया है। 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। भोजपुर जिले में बढ़ते अपराध की खबर प्रमुखता से दिखाने के बाद आनन फानन में शाहाबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी डॉक्टर सत्यप्रकाश आरा पहुंचे और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सभी थाना अध्यक्ष और पुलिस के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। अचानक डीआईजी के पहुंचने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। डीआईजी ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। साथ ही न्यूज 18 के साथ खास बातचीत के दौरान ये कहा कि वो लंबित कांडों की समीक्षा करने के साथ ही गंभीर मामलों में फरार अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आरा में 72 घंटे में 8 लोगों को अपराधियों ने गोली मारी थी। इससे पूरे जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे थे। मूल उद्देश्य है कि यहाँ पर एक टीम बना करके एसडीपीओ के नेतृत्व में, यहाँ एडिशनल एसपी भी हैं, एक अलग से कुछ फोर्स दे करके और रेगुलर हम लोगों का एक ड्राइव चलेगा, जिसमें खास करके जो बॉडी रिलेटेड क्राइम है उसमें लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। सुपरविजन जो थोड़ा डिले भी हो रहा था कभी कभी, तो उसे तुरंत करने का एसडीपीओ को निर्देश दिया गया है। पटना से बड़ी खबर, जहां परसा में जमीन कारोबारी की हत्या हुई है। कनकटी चक गांव में बदमाशों ने हत्याकांड को अंजाम दिया है। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल है। कनकटी चक गांव में यह हत्या की गई है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर और हत्या के बाद से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तनाव का माहौल इलाके में। और इसी बीच आपको भागलपुर से भी बड़ी खबर बताएं, जहां भागलपुर के नवगछिया में 12 साल की नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। एक लड़के ने 3 दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग प्रेमिका के साथ गैंगरेप किया। आरोपी प्रेमी सूरज की लड़की से 1 महीने पहले से बातचीत हो रही थी। 27 जनवरी को सूरज ने लड़की को मिलने के लिए बुलाया और फिर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। फिर तीनों ने नाबालिग को धमकी दी और अगर घटना की जानकारी किसी को दी तो पूरे परिवार की हत्या कर देंगे। युवकों ने नाबालिग को ये धमकी दी है। पीड़ित परिजनों ने पंचायत से इंसाफ की गुहार लगाई, फिर थाने में एफआईआर दर्ज करवाया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से पहला है सूरज कुमार, दूसरा है गुलशन कुमार और तीसरा है पवन यादव। तीनों ही थाना खरीक भागलपुर के हैं और इन लोगों को नवगछिया बस स्टैंड से विधिवत गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इन तीनों के द्वारा अपनी घटना में जो संलिप्तता है उसको स्वीकार किया है। दानापुर में अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। हथियारों की नोक पर अपराधियों ने 50 लाख की ज्वेलरी और कैश लूट ली। राजधानी क्षेत्र में लूट की इस बड़ी वारदात के बाद सनसनी फैल गई। साथ ही शहर की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो गए। दानापुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट। $50 लाख के जेवर उड़ा ले गए अपराधी। हथियार के नोक पर लूट की बड़ी वारदात। राजधानी पटना में अपराधियों ने एक बार फिर तांडव मचाया। दिन दहाड़े लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने दानापुर के सगुना मोड़ के पास ज्वेलरी शॉप से 50 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट ली। साथ ही 35,000 कैश भी लेकर फरार हो गए। ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अपराधी बाइक पर सवार होकर आते हैं और बड़े आराम से लूट की वारदात को अंजाम देकर फिर बाइक पर चढ़कर
फरार हो जाते हैं। उन्होंने रिवॉल्वर दिखाया और बोला कि कौन कौन सा गोल्ड का प्रोडक्ट है वो जल्दी दिखाओ हमको। फिर उन्होंने सब 2 बैग लेके आए थे, सब बैग में डाला और फिर ये सब ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी भी ले जा रहे थे सब, लेकिन हमने बोला कि ये सब मत ले जाइए, सब सिल्वर ज्वेलरी है। तब जाके उन्होंने सिल्वर ज्वेलरी कम से कम छोड़ा, नहीं तो सारा सिल्वर। गोल्ड का कितना ज्वेलरी ले गए वो? गोल्ड का सुबह के काउंटिंग के हिसाब से हमारा 177 पीस था, उसमें से जो बचा हुआ है थोड़ा बहुत वही बचा हुआ है, बाकी सारा लेके गए। 35 से 40 लाख के आसपास इनका ज्वेलरी गया है। तो आई विटनेस है, उसके हिसाब से 5 लोग शॉप के अंदर घुसे थे और उसके पश्चात वो लोग सामान लेके यहाँ से निकले। लूट की वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लूट की वारदात को 5 अपराधियों ने अंजाम दिया है। अपराधियों की तलाश में पुलिस ने छापेमारी अभियान तेज कर दिया है। दानापुर में दिन दहाड़े लूटकांड से एक बार फिर शहर की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लूटकांड के बाद व्यापारी के साथ आम लोग भी दहशत में हैं। न्यूज 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच किशनगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां लाखों की ब्राउन शुगर को बरामद किया गया है। इसके साथ ही एक महिला तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। पूर्णिया की रहने वाली है ये महिला। ठाकुरगंज में स्टेशन के पास कार्रवाई की गई। नेटवर्क का पता लगाने में पुलिस अब जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको किशनगंज से बता रहे हैं, जहां लाखों की ब्राउन शुगर की बरामदगी पुलिस की तरफ से की गई है और इस बरामदगी में एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। बीपीएससी हंगामा मामले में 3 लोगों को जेल भेजा गया है। कोचिंग संचालक रमांशु कुमार, अभ्यर्थी खुशबू पाठक समेत 3 को जेल भेजा गया। पटना में हंगामा और प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया था। सभी को न्यायिक हिरासत में ब्यूरो जेल भेजा गया। तो देखिए, इस मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां की जा रही है। खुशबू पाठक, अमन कुमार, जिनको जेल भेजा गया है, तो पटना पुलिस ने ये गिरफ्तारी की थी और इस मामले में अभी आगे कार्रवाई लगातार जारी है। अवार्ड मिला है। हाँ, सत्य की लड़ाई के लिए अवार्ड मिला हुआ। क्या अवार्ड में क्या बोला गया? जेल मिला कि जेल मिला सर? अभी तो जेल मिला है। जेल मिल गया। बेटियां भी जेल जा रही है क्योंकि वो अपना आवाज उठा रही है, इसलिए बेटियां जेल जा रही है। आंदोलन में पहली बार कोई लड़की जेल जा रही है ना? बिहार के इतिहास में पहली बार कोई युवा छात्र नेता को गिरफ्तार किया जा रहा है, वो भी पढ़ने के कारण, वो भी पढ़ने के कारण। शिक्षा विभाग के एसीएस लगातार एक्शन पे है। एसीएस एस सिद्धार्थ ने नालंदा और नवादा में स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। एसीएस के स्कूल में पहुंचने के बाद हड़कंप मच गया और तो और एसीएस स्कूल के साथ ईंट भट्टे की भी जानकारी लेने के लिए पहुंच गए। आखिर एसीएस साहब ईंट भट्टा क्यों पहुंचे, ये रिपोर्ट देखिए। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ लगातार एक्शन में हैं। एसीएस लगातार बिहार के स्कूलों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं नालंदा के नूरसराय की, जहां स्कूल खुलते ही एसीएस साहब पहुंच गए। एसीएस ने उत्क्रमिक विद्यालय सरदार बीघा और प्राथमिक विद्यालय बेलदारी में निरीक्षण किया। एस सिद्धार्थ ने स्कूलों की जाँच की, टीचरों से स्कूल का हालचाल जाना। एसीएस ने क्लासरूम में बच्चों से पढ़ाई को लेकर बातें की और मिड डे मील के मेन्यू की भी जांच की। दूसरी तस्वीर नवादा से है, जहां एसीएस ने कई स्कूलों का जायजा लिया। एस सिद्धार्थ सिरदला प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय निमदा समेत कई स्कूल पहुंचे। बच्चों की कम उपस्थिति देखकर एसीएस ने जब शिक्षकों से पूछताछ की तो शिक्षकों के जवाब सुनकर हैरान रह गए। शिक्षकों ने बताया कि यहाँ के बच्चे स्कूल छोड़कर ईंट भट्टे चले जाते हैं। तभी एसीएस ईंट भट्टा पहुँच गए और 2 बच्चों को पकड़ा जो स्कूल छोड़कर ईंट भट्टे में थे। एसीएस ने चिमनी मालिक और स्कूल के शिक्षकों को सख्त हिदायत दी। साथ ही ये भी कहा कि अब नियम बनेगा कि चिमनी मालिक मजदूरी करने वाले के बच्चों को स्थानीय स्कूल में नामांकन कराएं और मजदूरी से रोकें। एसीएस ने बारी बारी से कई स्कूलों की जांच की और क्लासरूम में जाकर मौजूद बच्चों से फीडबैक भी लिया। न्यूज 18 के लिए संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट।
बिहार के होटल में अब स्टार के साथ साथ ग्रीन लीफ रेटिंग शुरू की जाएगी। पर्यटन विभाग की तरफ से बिहार के तमाम होटल संचालकों के साथ बैठक की गई और उन्हें बताया गया कि होटल में स्वच्छता कितनी जरूरी है। इस होटल की जैसे स्वच्छता रहेगी उससे वैसी रेटिंग दी जाएगी। बिहार आने वाले पर्यटक रेटिंग देखकर होटल का चयन कर सकेंगे। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि हमेशा होटलों की साफ सफाई की शिकायत मिलती है, जिसके मद्देनजर ग्रीन लीफ रेटिंग अब शुरू की जा रही है। पर्यटन मंत्री से बात की संवाददाता विनीता मिश्रा ने। ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन मंत्रालय के द्वारा ये एक इनिशिएटिव ली गई है। ये वॉलंटरी है, मतलब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे तो टूरिज्म के लिए अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वो क्लीनलीनेस, हाइजीन, कि अगर आप कहीं जा रहे हैं आपको स्वच्छ शौचालय मिल रहे हैं, आपको कहीं पे जिस प्रीमाइसेस में जा रहे हैं उसकी साफ सफाई कैसी है। तो ये एक हम लोग का प्रयास है, जो ये ग्रीन लीफ रेटिंग है स्वच्छता के लिए दी जाती है, कि बिहार में भी लोग, अब हम लोग इस दिशा में बढ़ें। हमारे जो होटल्स हैं या जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जो लोग जुड़े हैं इस चीज़ को समझें और इस रेटिंग के जो प्रावधान है या जो उसके मानक हैं उस मानक के रूप से अपने इस्टेब्लिशमेंट को तैयार करें। फ़ायदा इसका ये होगा, उन्हीं के लिए फ़ायदा है कि अगर कोई भी संस्थान या कोई भी ऐसा जो होटल है या कोई वेसाइड एमिनिटी है, अगर ग्रीन लीफ रेटिंग उसकी रहती है तो एक मन में किसी भी टूरिस्ट को एक निश्चिंतता मिलती है कि अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, जो यहाँ की साफ़ सफाई है वो एक गुणवत्तापूर्ण है। होली में इस बार भी लोगों को अपने घर पहुंचने के लिए अधिक किराए खर्च करने पड़ सकते हैं और इस बार होली 14 मार्च को है और अगर 7 मार्च तक के दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों से पटना आने का किराया दुगने से अधिक है। होली है तो लोग अपने घर आएंगे ही, और लेकिन इस बार भी अधिक पैसे देने होंगे। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। जब अपने घर को लौटेंगे तो उन्हें काफ़ी अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जी हाँ, अभी से ही होली की बात करें तो जो विमान हैं उनके किराए अभी से ही दुगुने और तिगुने दिखने शुरू हो गए हैं। दरअसल होली में पुणे, मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों से काफ़ी लोग हैं वो घर लौटते हैं और लिहाजन जो विमान का किराया है वो काफ़ी अधिक हो जाता है। अगर दिल्ली की बात करें हम तो दिल्ली से जो विमान होली के करीब लौट रहे हैं, होली 14 मार्च को है, लेकिन 7 मार्च के आसपास की अगर बात करें तो 7 मार्च को जो दिल्ली से विमान लौट रहे हैं उसका किराया अभी ही 7500 रुपया दिखा रहा है। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई का किराया आम दिनों में 5000 होता है, लेकिन अभी से ही वो किराया 8500 रुपया दिखा रहा है। वहीं बेंगलुरु और पुणे जैसे शहरों से भी जो विमान पटना पहुंचेंगे और जो यात्री उससे आएंगे उनको कहीं ना कहीं अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे और ये हर बार यात्रियों को परेशानी होती है। लिहाजा जो यात्री होली में घर को लौटेंगे उन्हें अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। 12 साल से अधर में लटके मधौल से मुजफ्फरपुर छपरा एनएच को जोड़ते हुए मोतिहारी फोरलेन तक जाने वाली मधौल काटी बाईपास अब जल्द ही शुरू होने वाला है। बाईपास का बचा काम फरवरी तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद फोरलेन शुरू हो जाएगा। 17 किलोमीटर लंबे इस बहुप्रतीक्षित मधौल काटी बाईपास फोरलेन का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी निरीक्षण कर जल्द पूरा करने का निर्देश दिया था। जमीन अधिग्रहण का मामला सुलझने के बाद मधौल काटी बाईपास के निर्माण में तेजी आई है और ये लगभग बनकर तैयार है। फरवरी के अंत तक इसके चालू होने की उम्मीद है। जैसा एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया है कि फरवरी के अंत तक इस पर आवागमन चालू कर दिया जाएगा, तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 1-1.5 महीने में उस पर वाहनों का परिचालन समुचित रूप से प्रारंभ हो जाएगा। मुजफ्फरपुर के मधौल से जो बाईपास बनी है जिसका इंतजार करीब 12 वर्षों से था, अब उसको लेकर बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि यह जो बाईपास जो मुजफ्फरपुर हाजीपुर जो एनएच है उससे मधौल में यह वहां से कट के और मुजफ्फरपुर के जो छपरा जोड़ने वाली एनएच है और उसके बाद जो मोतिहारी वाली फोरलेन है वहां तक जाती है। इस फोरलेन को अब फरवरी के आखिरी सप्ताह तक जो है वह चालू कर दिया जाएगा। काफी वर्षों से इसका इंतजार था लोगों को। करीब 12 साल पहले इसका निर्माण जो है वह शुरू हुआ था, लेकिन बीच में भूमि अधिग्रहण जैसी कई तरह की समस्याएं सामने आई थी, जिसमें वर्षों काम यह रुका रहा। यह 17 किलोमीटर लंबी जो फोरलेन है वह अब बहुत ही चालू कर दिया जाएगा, यानी फरवरी के आखिरी सप्ताह से तमाम जिलों के लिए जो गाड़ियां हैं वह इस पर जाने लगेगी, चलने लगेगी। मुजफ्फरपुर शहर में जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगा, खासकर जो पटना और हाजीपुर से लोग जो मुजफ्फरपुर की तरफ आते हैं तो फरवरी में आखिरी सप्ताह तक इस फोरलेन के चालू होने की
बात कही जा रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। अरवल सदर अस्पताल में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। मरीजों को यहां एक्सपायर्ड दवा दी जा रही है। 2 मरीजों को एक्सपायरी दवा दी गई, वो भी कई साल पहले एक्सपायर्ड हो चुकी है। मरीज ने दवा खा भी ली थी, बाद में पता चला कि दवा तो 4 साल पहले ही एक्सपायर्ड हो चुकी है, जिसके बाद मरीज ने शिकायत की। मरीज और उनके परिजनों का यह आरोप है कि दोषी कर्मचारियों को अस्पताल प्रशासन बचाने में लगा है, जिसके बाद पीड़ित ने डीएम के जनता दरबार में शिकायत की है, जिस पर जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है। तो मैडम से बात किए तब जाकर के बोले कि मतलब आप मैडम दवा लेकर आओ। तो हम पूछे मैडम से कि क्या बात हुआ, मैडम क्या बोले? तो बोले कि मैडम बोल रही है जो दवा दिए हैं वो लेकर आओ। तब हम वही में समझ के देखे फिर कि लगा कि अच्छा एक्सपायरी जो दवा दिया है उसी के सिलसिले में बुला रहा है। तब हमें इस टाइप से मतलब जागरूक मैंने जो है कि हम अल्लाह जो भी है अपना हॉस्पिटल में करना शुरू किए। कोडरमा में पुलिस ने नशे के कारोबार पर कार्रवाई करते हुए 300 ग्राम अफीम और बगीचे में छुपाकर रखे गए 3 किलो गांजा को बरामद किया है। लरियाटी पंचायत के वृंदा गांव में सुखदेव रजक के ठिकाने पर एक कार्रवाई की गई। बाइक की सीट में छुपाकर अफीम रखी गई थी, जबकि बगीचे से अफीम बरामद किया गया। पिछले साल 22 अक्टूबर को भी छापेमारी में सुखदेव रजक के पास से 58 ग्राम अफीम और 1 करोड़ 7 लाख से अधिक कैश बरामद किए गए थे। अभी तक आरोपी सुखदेव रजक फरार है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रितेश लोहानी। कोडरमा पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ आज फिर से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब बता दें कि कोडरमा के लरियाडी पंचायत स्थित वृंदा गांव में सुखदेव रजक के घर पर पिछले 22 अक्टूबर को पुलिस ने छापेमारी कर करीब 58 ग्राम अफीम सहित 1 करोड़ रुपए से भी अधिक नगद रुपए की बरामद की थी। वहीं आज की कार्रवाई में पुनः पुलिस ने सुखदेव रजक के घर में छापेमारी की और छापेमारी के दौरान घर के बगीचे में जमीन के नीचे दबा कर रखे गए करीब 3 किलो गांजा और वहीं आवासीय परिसर में लगे एक बाइक से पुलिस ने करीब 300 ग्राम अफीम बरामद किया है। अब बता दें कि तस्वीरों में जो इस बाइक को आप देख रहे हैं, इसी बाइक में पुलिस ने अफीम को बरामद किया है और इस बाइक के इसी सीट के नीचे बने डिक्की के अंदर से पुलिस ने उस अफीम को बरामद किया है। इस पूरे बता दें कि पिछली कार्रवाई में पूरे मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था और उनमें से एक सुखदेव रजक का भाई भी था। हालांकि 2 दिन पूर्व ही सुखदेव रजक का भाई जमानत पर जेल से बाहर आया है, लेकिन आज की हुई कार्रवाई में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अब यह देखना दिलचस्प होता है कि इन दोनों कार्रवाई में अब और भी किन किन लोगों की संलिप्तता होती है और इस पूरे मामले का जो मुख्य आरोपी है यानी कि सुखदेव रजक, उसकी गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। रितेश लोहानी, न्यूज 18, कोडरमा। झारखंड का सबसे खूबसूरत जगह है रांची का नेतरहाट। यहाँ का सनसेट पॉइंट भटुआ टोली में है, जहां से डूबते सूर्य को देखना अनोखा एहसास देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भटुआ टोली में पिछले 2 साल से बिजली नहीं है। यहाँ के लोगों की जिंदगी सूर्यास्त के बाद पसरे अंधेरे की तरह है। दिन में तो किसी तरह लोग समय गुजार लेते हैं, लेकिन रात के वक्त काफी परेशानी होती है। खाना बनाने से लेकर पढ़ाई करने तक में परेशानी आती है। कई बार लोगों ने बिजली के लिए विभाग से लेकर सरकार तक आवेदन भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लोगों की सरकार से एक ही अपील है कि भटुआ टोली में बिजली की सप्लाई की जाए। नहीं आता है यहाँ, जब से हम आए हैं तब से, मतलब उससे पहले से ही नहीं आता है। अच्छा, आपकी शादी यहाँ हुई? हाँ। आपके घर में था लाइट? नहीं आया है। कभी आया ही नहीं? तो मेरा आया हुआ यहाँ 2 साल हो गया। तो नहीं आया लाइट? नहीं। कैसे रहते हैं आप लोग रात में? बैटरी से, मोबाइल से, टॉर्च से। बिजली का दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, सब कुछ का समस्या है। क्या परेशानी है? अंधेरा में रहते हैं, किसी तरह गुजार रहे हैं चाय पकौड़ी बेच के। तो रात को क्या जलाते हैं? ये मोबाइल सब को जलाते हैं और काम चलाते हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। दरअसल ओबीसी आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट पर पेच फंसा है और माना जा रहा है कि सर्वे का काम फरवरी तक पूरा हो जाएगा। आयोग के सदस्य सचिव की माने तो जिला स्तर पर सभी शिकायतों के निपटारे के बाद रिपोर्ट मिल जाएगी। रांची डीसी ने भी माना है कि ट्रिपल टेस्ट में तेजी आई है और जल्दी काम पूरा कर लिया जाएगा। और एमपी के पैटर्न को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसका एक फॉर्मेट है डोर टू डोर सर्वे का, तो अभी जिला स्तर पर सर्वे का काम चल रहा है। उम्मीद करते हैं हम लोग कि इस मंथ के लास्ट तक
जिला सर्वे का काम कंप्लीट होकर के रिपोर्ट आएगा और उसके बाद यहाँ से 2 टीम, जो अभी 2 मेंबर यहाँ माननीय सदस्य लोग हैं, उनकी अध्यक्षता में 2 टीम 10% क्रॉस चेक भी करेगी और फाइनल रिपोर्ट शिकायत निवारण के बाद जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर फिर हम लोग यहाँ पर उसको एनालिसिस करेंगे। 4 अंचल में जो है प्रगति धीमी थी, तो अभी हम लोग लगभग 70% से भी ज़्यादा हम लोगों ने कर चुके हैं। अगले 2-3 दिन में ये हम लोग संपूर्ण कर देंगे। नगर को लेकर इन दिनों राज्य के सभी 24 जिलों में ट्रिपल टेस्ट के तहत सर्वे का काम चल रहा है। आयोग द्वारा फरवरी के अंत तक सर्वे रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। अब देखना यह है कि जिस तरह से लगातार झारखंड में निकाय चुनाव पर सियासत हो रही है, इसमें एक बार फिर झारखंड के हाईकोर्ट ने कहा है कि मई जून तक चुनाव कराएं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।